अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। अच्छी और सच्ची खबरों में आज हम सबसे पहले आपको जीएनटी पर 10 विकेट लेने वाले आकाशदीप के परिवार से मिलवाएंगे। कैंसर से जूझ रही बहन को उन्होंने अपनी जीत समर्पित की है। शिवास्था और भक्ति का पवित्र महीना। सास के लिए बहू बनी श्रवण कुमार तो भक्त के कंधे पर भोले। दिखाएंगे तस्वीरें और साथ ही साथ मिशन मौसम पर देश के देवदूत। मॉनसून के बीच कार ट्रेलर बहने से पहले बचाए ड्राइवर। शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। कामयाबी लोगों को स्टार बनाती है, लेकिन मुश्किल और कठिन हालात में हासिल की गई कामयाबी लोगों को सुपरस्टार बना देती है। जी हां, बात हम कर रहे हैं क्रिकेट की दुनिया के नए सुपरस्टार की, जिसकी गेंदबाजी का खौफ इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर हावी हो चुका है और जिसकी चर्चा हिंदुस्तान के घर घर में हो रही है। गेंद से विरोधी टीम के बल्लेबाजों पर कहर बरपाने वाले इस नए सुपरस्टार का नाम है आकाशदीप। एजबेस्टन टेस्ट में 10 विकेट लेकर आकाशदीप ने इंग्लैंड में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का कीर्तिमान अपने नाम किया, लेकिन इस कामयाबी के पीछे की दास्तान आपको चौंका देगी। गेंदबाजी के लिए जब भी आकाशदीप की बॉल लेते, उनकी आंखों के सामने अपनी उस बहन की तस्वीर आ जाती जो कैंसर से पीड़ित है। एक तरफ उन्हें अपनी बहन को कैंसर को मात देने के लिए तैयार करना था, तो दूसरी तरफ उन्हें इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाजों को भी हराना था। और कमाल की बात यह है कि आकाशदीप ने ये दोनों काम बड़े शानदार तरीके से कर दिए, तभी तो आज वो सबके लिए प्रेरणा की मिसाल बन गए हैं। एजबेस्टन टेस्ट में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की जिसकी चर्चा सालों तक होती रहेगी। विदेशी सरजमी पर यह टीम इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 336 रन से हराकर टीम इंडिया ने पहले टेस्ट में हार का बदला लिया और सीरीज को बराबरी पर ला दिया। कप्तान शुभमन गिल ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में धमाकेदार बल्लेबाजी से धमाल मचाया, तो आकाशदीप ने कमाल की गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर कहर ढाया। पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 6 विकेट लेकर आकाशदीप ने ये साबित कर दिया कि टीम इंडिया के गेंदबाजी के आसमान में एक नया सितारा उभर चुका है जो असंभव को भी संभव बना सकता है। लीड्स में पहले टेस्ट में मौका नहीं मिलने के बाद एजबेस्टन में जसप्रीत बुमराह की जगह आकाशदीप को मौका दिया गया। बुमराह की गैर मौजूदगी में कहा जा रहा था कि भारतीय टीम कैसे कामयाब हो पाएगी, लेकिन आकाश ने सिराज के साथ मिलकर दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं है। एजबेस्टन में ऐतिहासिक जीत के बाद आकाशदीप का नाम आज हर किसी की जुबान पर है। खबरों से लेकर सोशल मीडिया तक आकाशदीप की चर्चा हो रही है। इसकी वजह है कि जिन मुश्किलों से जूझते हुए आकाशदीप ने इंग्लैंड में कमाल की परफॉर्मेंस दी है, वो सबका ध्यान खींच रहा है। कामयाबी के आसमान में छलांग लगाने वाले आकाश की जिंदगी लोगों को मुश्किलों से लड़ने और लगातार अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। बिहार के लाल आकाशदीप ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच विनिंग प्रदर्शन के बाद झकझोर देने वाला खुलासा किया। आकाशदीप ने कहा कि उनकी बहन कैंसर से पीड़ित हैं और ये प्रदर्शन उसी को समर्पित है। ऐतिहासिक जीत के बाद भावुक हुए आकाशदीप ने कहा, ये बात मैंने किसी को बताई नहीं थी। मेरी बड़ी बहन पिछले 2 महीने से कैंसर से जूझ रही है। अब उसकी हालत स्थिर है और वो ठीक है। जिस दौर से वो गुजर रही है, मुझे लगता है कि वो मेरा प्रदर्शन देखकर सबसे ज्यादा खुश होंगी। मैं जब भी बॉल पकड़ रहा था तो उसका चेहरा सामने आ रहा था। मैं ये मैच उसे समर्पित करना चाहता हूँ। मैं उसके चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूँ। हम सब तुम्हारे साथ हैं। आकाशदीप के उम्दा परफॉर्मेंस से पूरा इंडिया खुश है, लेकिन सबसे ज्यादा खुश उनकी बहन है। बहन अखंड ज्योति सिंह का कहना है कि ऐसा भाई शायद ही किसी को मिलता होगा। आकाशदीप को जब पता चला कि उनकी बहन को कैंसर है तो वो घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने बहन का हौसला बढ़ाया और इलाज की बात कही। परफॉर्मेंस रहा क्या उन्होंने कहा आपसे मैच को लेकर? वही बोले कि
मतलब तुम्हारे लिए किए हम और देश के लिए किए हैं, पर तुम खुश रहो, देखो तुम्हारे लिए हम विकेट लिए हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं गेंद को हाथ में लेता था, हर गेंद को, और जब मैं डिलीवरी डाल रहा था अंग्रेज़ी बल्लेबाजों के सामने, तो मेरे जहन में मेरी बहन आ रही थी और उसका वो संघर्ष आ रहा था, उसकी वो लड़ाई आ रही थी जो वो इस वक्त कैंसर के खिलाफ लड़ रही है। नहीं, ऐसे भाई को देखकर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। मेरे को कुछ अपने अंदर कुछ मेरे को प्रॉब्लम दिख नहीं रही है कि कितना बड़ा विकेट लिए हैं, तो मैं इसी पे बहुत खुश हूँ। आकाशदीप के लिए टीम इंडिया का हिस्सा बनना आसान नहीं रहा। बिहार के सासाराम के रहने वाले आकाशदीप ने अपने जीवन में संघर्ष के कई दौर देखे। कभी पिता भाई के निधन ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की, तो कभी आर्थिक तंगी सामने आई, लेकिन आकाशदीप ने क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा। बिहार क्रिकेट संघ पर बैन की वजह से उन्हें बंगाल का रुख करना पड़ा था। आकाशदीप ने 2019 में बंगाल के लिए पहला प्रथम श्रेणी मैच खेला। उसी साल लिस्ट ए और T20 फॉर्मेट में भी उन्हें डेब्यू का मौका मिला। आकाशदीप की मां का कहना है कि लगातार मेहनत से उनके बेटे ने कामयाबी के आसमान को छुआ है। हार्ड वर्क और मेहनत पर उसका बहुत विश्वास रहता है। हार्ड वर्क करके इतना आगे बढ़ा है। मतलब उसका चॉइस से था कि क्रिकेटर बने, उसके चॉइस के अनुसार मैं लगी रहती थी। आकाश खेल मैच इंग्लैंड में रहे, लेकिन मन यहाँ लगा हुआ। जी, रोज फोन करता है, रोज देखता है, बातें करता है कि कैसी है, क्या है। दिन चाहे संघर्ष की हों या सफलता के, आकाशदीप हमेशा अपने परिवार को साथ लेकर चलते हैं। 3 भाइयों और 3 बहनों में आकाशदीप सबसे छोटे हैं। आकाश अपने भाई बहनों और मां का ख्याल हमेशा रखते हैं। क्रिकेट टूर के दौरान भी वो लगातार अपनी मां, बहन और परिवार से बात करते हैं। क्रिकेट ग्राउंड में उनकी सफलता का राज ये है कि वो हमेशा डिसिप्लिन और प्लान के साथ बॉलिंग करते हैं। बॉलर आपके हाथ में रहता है डिसिप्लिन में बॉल करना, एक एरियाज में बॉल करना, अपने प्लान पे बॉल करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर चीज़ों को सिंपल रखते हैं, हम अपने प्लान के साथ मैच में जाते हैं और अपनी चीज़ों पे करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा टफ नहीं होती है। चाहे वो कंडीशन कुछ भी हो, विकेट कैसा भी हो, बैट्समैन सामने कोई भी हो, वो ईजी रहता है। एक दिन आपको वहाँ से रिजल्ट मिलेगी, एक दिन नहीं मिल सकती है, बट आप हमारे पास अपना प्लान रहे तो हमारे लिए ईजी रहता है वो चीज़। आकाशदीप IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेल चुके हैं। इस साल आकाशदीप लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का हिस्सा थे। आकाश लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी भी कर लेते हैं और बड़ी हिट लगाने में माहिर हैं। इंग्लैंड दौरे में आकाशदीप के परफॉर्मेंस की बात करें तो एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने वाले वे दूसरे भारतीय गेंदबाज हैं। इससे पहले चेतन शर्मा ने साल 1986 में एजबेस्टन के ही मैदान पर ये उपलब्धि हासिल की थी, लेकिन अब इंग्लैंड में किसी टेस्ट मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करने का रिकॉर्ड आकाशदीप के नाम हो चुका है। लखनऊ से समद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करेंगे सावन में शिव साधना की। इस बार आधिकारिक रूप से कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही यात्रा मार्ग पर अद्भुत नजारे देखने को मिल रहे हैं। श्रद्धालु इतने अभिभूत हैं कि कोई बहू अपनी सास के लिए श्रवण कुमार बन गई, तो कोई शिव भक्त अपने कंधे पर भोले को बिठाकर हरिद्वार से गंगा जल लेकर वापस दिल्ली के लिए निकल पड़ा है। देवभूमि के प्रवेश द्वार यानी हरिद्वार तक आने जाने वाले मार्ग बम बम भोले के घोष से गुंजायमान है। आस्था और भक्ति से सराबोर शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर निकल पड़े हैं। सावन का महीना देवों के देव महादेव को प्रिय है। आषाढ़ पूर्णिमा के बाद भगवान शिव को समर्पित सावन का महीना शुरू होता है। सनातन धर्म के लिहाज से इस पवित्र महीने कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है। बैठी कांवड़, डाक कांवड़, खड़ी कांवड़, झूला कांवड़ या श्रृंगार कांवड़ लेकर लाखों शिव भक्त हरिद्वार का रुख करते हैं। भगवान शिव के साधक अपने कंधे पर कांवड़ लेकर कई किलोमीटर की यात्रा पैदल तय करते हैं। हरिद्वार में गंगा नदी से जल भरकर अपने शहरों में मौजूद शिवालयों में जाते हैं और सावन के सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं।
आस्था और अगाध श्रद्धा से जुड़ी इस धार्मिक यात्रा के दौरान इस बार रिश्तों के भी अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। एक बहू अपनी सास के लिए श्रवण कुमार बन गई है। वो अपने कंधों पर बुजुर्ग सास को लेकर हरिद्वार तक ले आई और पवित्र गंगा में स्नान भी करवाया। समाज में हमने सास बहू के बीच कड़वाहट की खबरें ही हमेशा सुनी होंगी। श्रवण कुमार के भी किस्से आपने सुने होंगे। जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं ये भी श्रवण कुमार से कम तो नहीं है। कम से कम जो बैठी हैं वो महिला जो ले जा रही हैं उनकी सास हैं और उनकी बहू और बहू की बेटी यानी जो औरत है उनकी पोती, ये दो लोग मिल करके कांवड़ खींच रहे हैं। ये बहू अपनी सास को कंधों पर उठाकर वापस हापुड़ के लिए निकल पड़ी है। हापुड़ से हरिद्वार की दूरी करीब 170 किलोमीटर है। गाड़ी में ये दूरी तय करने में 3.5 घंटे से ज्यादा का समय लगता है। एक बहू अपने सास को इस कांवड़ यात्रा में लेकर के निकली है और हरिद्वार से आगे अब ये आगे हापुड़ की ओर बढ़ रहे हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा आरती। आरती जी, आप पहली बार निकली हैं इस तरह से या इस पहले भी कभी गई हैं? नहीं, कावड़ तो वैसे ही लेके आते रहते हैं, लेकिन ये कावड़ मेरी पहली बार है। ये अपनी सास को लेके निकली है? हाँ जी। श्रवण कुमार के बारे में पढ़ा सुना होगा आपने? हाँ, बहुत सुना है। तो अब आपके पति कहते नहीं है कि तुम ही श्रवण कुमार बन गई सास के लिए? अब पता नहीं कहेंगे। पति नहीं आए? नहीं, वो नहीं है। वो कहाँ है? वो घर पे। वो घर पे हैं। तो आप अपनी बेटी को, वो बेटी उठा लेगी इतना सारा वजन? हाँ। दोनों लोग कब पहुँचेंगे हापुड़? 23 तारीख। 23 को पहुँच जाएंगे। क्या विचार मन में आया था कि अपनी सास को इस यात्रा पे लेके निकलना है? बस भोले बाबा की कृपा चाहिए। मन में आया तो अपनी मम्मी को स्नान भी करवा दिया, घर तक भी भोले बाबा ही पहुँचा ही देंगे। तो माता जी, हम तो सोचते हैं कि आसपास गांव में खाली सास बहू लड़ने झगड़ने के लिए होती हैं। ये तो बहुत कम ऐसा दिखाई देता है कि अपने कंधे पर सास को हरिद्वार नहलाने ले गई। ये बहुत, हाँ, इसके मन में लग रही। ये कहने लगी मैं तुम्हें अपने हरिद्वार लेकर जाऊंगी, उस पर टोकरी में बैठा कर लाऊंगी। मैंने कि तेरे बस की नहीं है। बोली नहीं, मैं ले आऊंगी, हिम्मत है मुझ में। कांवड़ यात्रा को लेकर ये भी मान्यता है कि सृष्टि में सबसे पहली कांवड़ यात्रा त्रेता युग में श्रवण कुमार ने की थी। श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवड़ में बिठाकर हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए ले गए और फिर वहाँ से लौटते वक्त अपने साथ में गंगा जल भी लेकर आए। इसी गंगा जल से उन्होंने अपने माता पिता से शिवलिंग पर अभिषेक करवाया था। मान्यता है कि तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। तब से लेकर आज तक कांवड़ यात्रा में कई बदलाव देखने के लिए मिले हैं। कांवड़ यात्रा बेहद कठिन नियमों वाली होती है, जिसका पालन करने पर ही भगवान शिव के प्रसन्न होने की संभावना बन पाती है। आस्था के इस मार्ग पर भक्तों और भगवान शिव के रिश्तों में प्रगाढ़ता दिखती है। एक कांवड़िया भगवान भोलेनाथ को कंधे पर सवार करके अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। आस्था के इस कठिन डगर पर गूंजते भोले के जयकारे के बीच बाबा काले चश्मे और सिर पर गमछा बांधे दिख रहे हैं। शिव भक्ति के इस अनोखे रंग का समापन पलवल में होगा। हरिद्वार से पलवल 265 किलोमीटर दूर है। तो कांवड़ यात्रा निकल रही है, भोले के भक्त जल रहे के निकल रहे हैं, यहाँ तो भोले बाबा भी साक्षात निकल रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं भोले बाबा को? पलवल ले जा रहे हैं। पलवल। भोले बाबा खुद आए हैं जल लेने इस बार? हाँ। चश्मा वश्मा लगा के एकदम है, स्वैग दिखाई दे रहा है। आपने भोले बाबा को चश्मा पहना दिया एकदम है, चश्मा, वो पगड़ी, गमछा सब लगा दिया है। तो कहाँ कितने दिन हो गया चले हरिद्वार से? हमें 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए चलते हुए। तो भाई ये बाबा का वजन कितना है? तो काफी भारी है। कम से कम होगा इसका 12 किलो। लेकर के आप पलवल तक जाएंगे? हाँ। तो कांवड़ लेके लोग निकलते हैं। आप इनके साथी हैं? हाँ जी। दोस्त हैं कि भाई हैं? भाई लगा लो। अच्छा, भाई वाले दोस्त हैं। तो आप लोग कांवड़ लेके जा रहे हैं, इन्होंने भोले बाबा को उठा लिया है। हाँ जी। तो मन में कैसे आ कि भोले बाबा को खुद ले चलना चाहिए? जाना तो इन्हीं के पास है जल चढ़ाने के लिए। जाके फिर इनको लेके ही आए हम। तो वहाँ नहलाया इनको? हाँ जी। हर की पेड़ी पे भी नहलाया है? हाँ। अच्छा, वहाँ भी नहलाया, फिर ले जा रहे हैं मंदिर में। हाँ। और फिर जल भी ले जाकर। हरिद्वार से निकले 4 दोस्तों का जत्था करीब 80 लीटर गंगा जल लेकर रोजाना 15 किलोमीटर चल रहा है। ये चारों अग्निवीर बनने का सपना संजोए हुए हैं और फौज में भर्ती से पहले भगवान भोलेनाथ की आराधना में जुटे हैं। भोले की यात्रा को जरा 1 मिनट विराम दीजिए। तो ये बताइए देव, कैसे मन में ख्याल आया कि कांवड़ लेके निकलना है? ख्याल तो कुछ नहीं, बस हमने प्लान बनाया था कि आपकी भोले का जल लाना है। तो चारों में विचार हुआ कि बाबा से प्रार्थना करना है कि फौज में हो जैसे। ना, ये लालचपन कोई नहीं था, बस अपनी इच्छा थी कि आप जल लेके आना है इतना। ये तो श्रद्धा ही होती है। हाँ जी। तो बस हम जाके प्लान बनाया था, एकदम से आ गए। और अभी तो यात्रा शुरू होने में समय है, 11 तारीख को है। जाना भी तो दिल्ली है। तो कब पहुँच जाएंगे?
15-17 दिन में पहुंच जाएंगे आराम। 15 दिन? हाँ। एक दिन में कितना चल रहे हैं? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर चल ले रहे हैं। इतना कितना वजन है इसका? 80 लीटर चला है। 80 लीटर है तो 60-65 किलो होगा। 80 लीटर के हिसाब से 80 किलो ही वजन होता है। और ये अच्छा बड़ा घड़ा है। बैट मिला के इसका वजन 4 किलो, स्टैंड मिला के और प्लस हो जाता है उसमें। 80 किलो से ज्यादा? हाँ जी। मैं देख रहा हूँ 2-2 लोग लग रहे हैं उठा के चलने में। जोड़े में ले जा रहे हैं ना। तो ये नहीं पता कि L1 L2 पे चोट लग सकती है, कमर पे चोट लग सकती है। अब वो तो बाबा के ऊपर है, वो तो पहुंचा देंगे कैसे भी। धार्मिक मान्यता है कि सावन मास का महीना भगवान शिव और पार्वती को इसलिए प्रिय है क्योंकि इसी समय माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान शिव ने मां पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यही वजह है कि सावन के इस पवित्र महीने का शिव भक्त बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मॉनसून सीजन है लेकिन आपको रहना है संभल कर। जीएनटी आपको लगातार सावधान कर रहा है और इस बीच मौसम विभाग ने भी इस पर अपनी मोहर लगा दी है। आईएमडी ने आने वाले दिनों में देश के कई राज्यों के लिए बारिश का रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट को नजरअंदाज करने या लापरवाही की वजह से बाढ़, बारिश और सैलाब के बीच लोगों के फंसने की घटनाएं सामने आ रही हैं। मैदानी इलाकों के साथ ही पहाड़ों पर भी मौसम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और इसका असर उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पर भी हो रहा है। हिंदुस्तान के ज्यादातर हिस्सों में मॉनसून रंग में है। जगह जगह लगातार और मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। इन सब के बीच लापरवाही और प्रशासन के निर्देशों की अनदेखी से सैलाब के बीच लोग फंस रहे हैं, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है। आईएमडी के मुताबिक पूरे मध्य भारत में बारिश का ऑरेंज या रेड अलर्ट है। छत्तीसगढ़, एमपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में आने वाले कुछ दिनों में भारी बारिश का अनुमान है। इस समय अगर आप जो क्लाउड पिक्चर्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट पूरा का पूरा भारत क्लाउड से भरा हुआ है, स्पेशली जो सेंट्रल इसका जोन है, क्योंकि इस समय जो पोजीशन है एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है जो वेस्ट बंगाल के ऊपर है। उसी के साथ वहाँ से एक ट्रफ जा रहा है जो एक साउथ राजस्थान, नॉर्थ गुजरात की तरफ है, जो मानसून के लिए काफ़ी फेवरेबल है। अगर आप मानसून ट्रफ की बात करें, मानसून ट्रफ लो प्रेशर से लेके एक गंगानगर तक जा रहा है, जस्ट दिल्ली के पास से गुजर रहा है, जिसके कारण जो है एनसीआर दिल्ली में भी काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी होने का अनुमान है। और अगर आप इस चित्र में देखेंगे तो आप पूरा जो सेंट्रल जोन है, पंजाब, हरियाणा, पूरा का पूरा सेंट्रल इंडिया, स्टार्टिंग फ्रॉम उड़ीसा से लेके गुजरात तक आप देख सकते हैं कि जहाँ तो ऑरेंज अलर्ट है या रेड अलर्ट है। एमपी के सीहोर की बात करें तो यहाँ लगातार बारिश से धामंदा गोलूखेड़ी के बीच पुलिया के ऊपर पानी आ गया है, जिसके चलते दोनों तरफ से रास्ता बंद हो गया है। इससे आसपास के कई गांवों का सड़क संपर्क कट गया है। पार्वती नदी के पुल के ऊपर भी पानी बह रहा है। सैलाब को नजरअंदाज करते हुए एक कार चालक ने पुल पर कार चढ़ाई, जिसके बाद कार बहने लगी, जिसे मौके पर मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से बचाया। छत्तीसगढ़ के गौडेला में भारी बारिश से मजवानी के पास स्कूल नाला में एक ट्रेलर बह गया, लेकिन गांव वालों ने सूझबूझ दिखाई और ट्रेलर के ड्राइवर को बाहर निकाल लिया। वहीं गौरेला में खैरा चपोरा पुल पर सैलाब के बावजूद एक वाहन चालक ने पुल पार करने की कोशिश की, जिससे वो बीच पुल पर ही फंस गया। उत्तराखंड की बात करें तो पिथौरागढ़ जिले के बंगापानी इलाके में लगातार बारिश से जौलजीबी मुनस्यारी मोटर मार्ग पर कई स्थानों पर झरने बह रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों ने कैमरे में कैद की हैं। सड़कों पर पानी और मलबा आने से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। खराब मौसम का असर 4 धाम तीर्थ यात्रा पर भी पड़ रहा है। पहाड़ों में कल रात से लगातार बारिश जारी है और बारिश के कारण हालात अस्त व्यस्त हो गए हैं। लगातार 12 घंटे से हो रही बारिश के कारण जो नदी नाले हैं वो उफान पे आ गए हैं। इस समय हम रुद्रप्रयाग संगम में मौजूद हैं। इधर देख सकते हैं आप जो मंदाकिनी नदी है उस विकराल रूप धारण करके बह रही है, जबकि बद्रीनाथ धाम से आने वाली अलकनंदा नदी ने भी विकराल रूप धारण किया हुआ है। कल रात से हो रही बारिश के कारण बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हो गया है, जिस कारण हजारों की संख्या में तीर्थयात्री भी हाईवे पे फंसे हुए हैं।
ऐसे में यात्रियों को भी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से यात्रियों से अपील की जा रही है कि वह मौसम खराब होने पर यात्रा न करें, जब मौसम साफ रहता है तो तब ही यात्रा करें। तो लगातार बारिश पहाड़ों में परेशानी का सबब बन रही है। लगातार बारिश के बाद जो भूस्खलन हो रहा है, भूस्खलन से दिक्कतें बढ़ रही हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में हालात अस्त व्यस्त हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले रुद्रप्रयाग जनपद में 1 दर्जन से अधिक लिंक मोटर मार्ग बंद पड़े हुए हैं। प्रवीण सेमाल, रुद्रप्रयाग। अब बात सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक जाने वाली टॉय ट्रेन की। बच्चों से लेकर बड़ों तक इस टॉय ट्रेन में सफर करना चाहते हैं। छोटी पटरियों पर फर्राटा भरती इस ट्रेन में सफर करना किसी रोमांच से कम नहीं। प्राकृतिक नज़ारों के बीच से जब ये ट्रेन गुजरती है तो वह आसपास ही कुछ अलग ही नज़ारा होता है। 4 जुलाई 1981 को शुरू हुई इस ट्रेन का 144वां साल अब चल रहा है, यानी कि आज 144वां बर्थडे मनाया जा रहा है। इस पौराणिक धरोहर को सहेजा जा सके और स्थानीय लोगों को इससे जोड़ा जा सके, एक पहल इसको लेकर भी हो रही है। हम आपको ये भी बता दें कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे दुनिया का पहला माउंटेन रेलवे भी है। छुक छुक करती मधुर सीटी बजाती लोगों के दिलों की धड़कन दार्जिलिंग टॉय ट्रेन। इस ट्रेन ने 144 साल पहले अपना सफर शुरू किया था, जब उसने सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक की दूरी तय की थी। और आज भी इस ट्रेन का सफर बदस्तूर जारी है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल दार्जिलिंग टॉय ट्रेन जब बगल से गुजरती है सबका ध्यान आकर्षित करती है। 4 जुलाई ही वो तारीख है जब 1881 को इस अनोखी यात्रा की शुरुआत हुई थी। इसलिए 144 साल बाद पहली बार इस टॉय ट्रेन का बर्थडे सुकना रेलवे स्टेशन पर मनाया गया। इस खास आयोजन में बच्चों से लेकर बड़ों तक ने पूरे जोश खरोश के साथ शिरकत की। बाहर से के इसको देखने के लिए, इसको एंजॉय करने के लिए, तो उसको सबको पता चलेगा। ये तो क्या चाहते हैं आप? हम लोग का इंटेंशन यही है कि इसको इंटरनेशनल टॉय ट्रेन डे का रिकॉग्निशन मिले वर्ल्ड वाइड। टॉय ट्रेन को लेकर इस सेलिब्रेशन में सभी ने माना कि इस ट्रेन का जुड़ाव इनकी जिंदगी से है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का टॉय ट्रेन है, ये विश्व प्रसिद्ध है। ये तो हमारा पहाड़ के लिए हो या हमारा सिलीगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर के दार्जिलिंग तक का ये बहुत लाइफ लाइन है, क्योंकि इसी में जो हमारा फॉरेन टूरिस्ट लोग है या हमारा इंडियन टूरिस्ट लोग है, बहुत लोग आते हैं। इसी आने की वजह से हम लोग को लाइफ लाइन बहुत माना जाता है। टॉय ट्रेन के बर्थडे में बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ शिरकत की। अब दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे स्थानीय लोगों से भी जुड़ने का प्लान बढ़ रहा है, ताकि इस पौराणिक धरोहर को जनता के सहयोग से और संवारने में मदद मिल सके। भविष्य में विश्व परिषद इस टॉय ट्रेन के बर्थडे को विश्व टॉय ट्रेन दिवस मनाने के लिए भी संस्थाएं कोशिश कर रही है, ताकि इसकी अलग पहचान बनी रहे, क्योंकि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ही पहली माउंटेन ट्रेन है जो पहली बार पहाड़ों पर चलाई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।